हाँ जी, तो एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल की मस्त प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं क्रांति सीरीज के बारे में। क्रांति सीरीज की सीरीज को ऐसे ही लगातार चलते रहेंगे। उसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, उस लास्ट टॉपिक को एक अच्छी सी लाइन के साथ शुरुआत करेंगे कि चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो एक अच्छी मंजिल मिलेगी या तो एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ के मस्त प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं क्रांति सीरीज के बारे में। इस क्रांति सीरीज को बढ़ाएंगे आगे। क्रांति सीरीज के इस फर्स्ट चैप्टर की लास्ट क्लास है ये आज की। आज ही इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर आगे हमारे मेंटी सेशन में हम बात कर लेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल की एक क्लास कर लेंगे। ये पूरा चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाएगा। आज इसकी सारी डेरिवेशंस, सारी थ्योरी सब खत्म हो जाएंगे, सारे डेरिवेशन, सारी थ्योरी सब खत्म हो जाएगी। ठीक, तो भैया उसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था विद्युत बल रेखाओं में वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों की गति। तो उसको देख लेते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्लास है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाद में स्टार्ट करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत या विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। आवेशित कण की गति कैसे होती है इसको देखेंगे भैया। यदि कोई आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यदि कोई आवेश जो है, हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बताया था आपको, एक समान वैद्युत क्षेत्र वो होता है जिसमें वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों और उनके बीच की दूरी समान हो, उनके बीच की दूरी समान हो, वह वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाती हैं। भैया ये वैद्युत बल ये वैद्युत क्षेत्र नहीं है कि एक बड़ी हो, एक छोटी हो, एक उससे छोटी, एक ऐसी छोटी। ये वैद्युत बल, ये वैद्युत क्षेत्र नहीं है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ये नहीं है, ये गलत है। ये सही है कि इनके बीच की दूरी भी समान हो और एक दूसरे के समांतर हो। तो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति देखेंगे कि जब कोई कण हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित होता है तो उसका पथ जो है वो परवलयकार हो जाता है। देखेंगे, जानेंगे कैसे हो जाता है। देखो, जानते हैं कैसे हो जाएगा पथ परवलयकार। हमने माना ऐसे, ठीक है। अरे सर क्या बना रहे हैं, अभी देखो, अभी देखो, अभी पता चलेगा क्या बन रहा है। देखना देखना देखना, अभी देखना, अभी देखना क्या बनेगा, देखना अभी। देखो भैया, ऊपर एक प्लस चार्ज है, नीचे माइनस चार्ज है। ठीक, ऊपर प्लस चार्ज है, नीचे माइनस चार्ज है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से दूर माइनस की ओर होती है। वैद्युत बल रेखाएं प्लस से दूर जाती हैं और माइनस की ओर जाती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर है प्लस चार्ज और यहाँ पर है माइनस चार्ज। वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो प्लस से दूर और माइनस की ओर चलती हैं। पक्का है, कंफर्म? किसी को कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम? कुछ नहीं। देखो, अब देखो बताते हैं। प्लस से दूर हो गई, माइनस की ओर हो गई। अब देखो कोई कण है, जैसे जैसे एक अल्फा कण है, अल्फा कण है भैया, अल्फा कण है ये, अल्फा कण है। अल्फा कण जो होता है वो H प्लस धनावेश होता है, ये हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है ये इधर जा रहा है भैया, H प्लस है, प्लस प्लस है ये, ठीक है, ये जा रहा है इधर। तो देखो यहाँ पे हम धनावेश जो रख देते हैं। भैया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बात कही थी, अगर याद हो तो ठीक, नहीं है तो हम बता देते हैं कि जो अगर समान प्रकृति के आवेश हैं वो रिपल्सन करेंगे और जो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं वो अट्रैक्शन करेंगे। हिंदी में समझ लें कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमने बताया था आपको, अगर नहीं याद हो तो उसी में देख लेना जाके।
देखो अल्फा कण है, इसके ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव है, कहाँ जाएगा, ये कौन खींचेगा इसको, ऋणावेश खींचेगा कि नहीं खींचेगा, जब ऋणावेश खींचेगा तो ये नीचे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ठीक। तो ये परवलयकार बन गया। परवलयकार जानते होंगे, परवलय ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। तो ये देखिए ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे घूमता हुआ ऐसे जाएगा, तो जब जाएगा देखो परवलयकार बन जाता है। तो हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में जब कोई कण आवेशित होता है, जब कोई कण जाता है किसमें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र बना कि नहीं बना, इसको हम सही कर देते हैं फिर जानते हैं। देखो देखो ये एक दूसरे के समांतर हो, बीच की दूरी समान हो, एक दूसरे के समांतर हो और बीच की दूरी समान हो, उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कैसा वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसमें जब कोई कण जाता है तो उसका पथ जो होता है वो परवलयकार हो जाता है, ठीक। तो यही वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति हो गई। यही वाला एक टॉपिक रह गया था। अब अगला टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तब अगला हमारा टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो हेडिंग लगा लो, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत या विद्युत द्विध्रुव, वैद्युत लिख लो, वैद्युत द्विध्रुव, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक। इसको देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश, एक जैसे ये प्लस है एक ये माइनस है, दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हों, बहुत अल्प दूरी पर रखे हों, उसको हम वैद्युत द्विध्रुव, उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। कैसे, देखो फिगर बनाते हैं फिर समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक आवेश रखा है माइनस का Q, यहां पर एक आवेश रखा है प्लस का Q। एक ऐसा निकाय जहां पर दो बराबर और विपरीत आवेश, द्रव्यमान उनका बराबर हो, उनका मान बराबर हो, अगर ये 25 का है तो ये भी 25 का होगा, ठीक ठीक। अब देखो एक ये दो बराबर होंगे, विपरीत मतलब कि उनकी दिशा अलग अलग होगी। देखो इनकी दिशा क्या होगी, प्लस से दूर, दूर इधर होगी, माइनस की ओर ये इसकी अलग अलग होंगी, मतलब निकाय एक ही हो और मान उनके बराबर है। जब इसका आंसर निकाला जाए वो बराबर आए और लेकिन विपरीत हो, आवेश उस पर विपरीत हो, एक ऋणावेशित हो एक धनावेशित हो, और उनके बीच की जो दूरी हो वो बहुत अल्प हो, उनके बीच की दूरी अल्प हो, उसको हम 2L से प्रदर्शित करते हैं, उसको हम 2L लिखते हैं। भैया यहाँ पर कहीं पर अगर आ जाए Q इंटू 2L और नीचे 2L लिखा हो तो काट मत देना, काट मत देना, गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2L जो है वो पूरा इसका मान रखा जाएगा, वैसे गलत हो जाएगा। क्योंकि जहां पर इसका मान दे रखा हो, कहेगा क्वेश्चन आपसे कि आप बताओ कि इसका आवेश इतना है, इसका आवेश इतना है, तो वैद्युत द्विध्रुव बताओ, क्या बताओ, वैद्युत द्विध्रुव बताओ। तो इसमें 2L जो बराबर दे रखा होगा, इसे 5 दे रखा है या कुछ और दे रखा है, तो वो 2L के पूरे पूरे बराबर होगा। अगर यहाँ पर जैसे 2L बराबर 6 रखा है तो आप 2 तिया 6 कर नहीं सकते हो, 2 तिया 6 नहीं होगा, वो सीधे 2L बराबर 6 दे रखा है, ठीक। तो इसकी लिख लेते हैं परिभाषा, डिफिनीशन, कि वह निकाय, वह निकाय, निकाय मतलब कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम, वह निकाय जिसमें, वह निकाय जिसमें दो बराबर, बराबर और विपरीत, विपरीत प्रकृति के आवेश, प्रकृति की आवेश एक दूसरे से, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो ऐसे निकाय को,
ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं या इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं यह अल्प दूरी परमाणविक मतलब कि परमाणुओं के बीच की दूरी के बराबर होती है। आगे बात करते हैं। ले लो। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया वैद्युत द्विध्रुव, आघूर्ण हो गया मूवमेंट। तो इसका इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है देखो, वैद्युत द्विध्रुव के निकाय के एक आवेश और उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि P बराबर Q इंटू 2L हो जाएगा। कोई भी एक आवेश ले लो। क्यों आवेश ले लो? क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये दिशाएं बता रहा है, ये सदिश राशि होती है और दोनों के मान बराबर हैं। जब दोनों के मान बराबर हैं, दोनों में से कोई भी एक उठा के पटक दो यहाँ पर, तो Q इंटू 2L हो जाएगी। यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि तो इसकी दिशा भी होगी, तो यहाँ पे वेक्टर लगा लो। और इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में ऐसे लिखेंगे Q इंटू 2 Q। सही तो लिखा है यार, सही लिखा है, ऐसे ही लिखेंगे इसको। सही लिखा है भैया, ठीक। Q इंटू 2L हो जाएगा। जैसे देखो मान ले ये दो आवेश हैं, ये माइनस का Q है, ये प्लस का Q है, बीच की दूरी 2L है। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। भैया मात्रक इसका कूलम इंटू मीटर हो जाएगा और विमा कितनी हो जाएगी, कुछ पता है कि नहीं? बताओ। एल हो जाएगी, इसकी 80L हो जाएगी। लिखाने की जरूरत है कि लिख लोगे? चलो लिख लेना अपने आप। लिख लोगे कि लिखा दीजिए। देखो ये हो जाएगा कूलम इंटू मीटर, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, ठीक। और ये हो जाएगी इसकी ATL, इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी, ठीक। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इसकी परिभाषा लिख लो, हम बोल दे रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उस आवेश के उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और भैया इसकी दिशा भी होती है, जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, और इसकी दिशा माइनस Q से प्लस की ओर होती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लफड़ा हो जाता है। देखो हम कहते क्या है, प्लस से दूर माइनस की ओर, लेकिन ये अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल पलट जाता है नियम। कब? जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, इसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। माइनस Q से प्लस Q की ओर होगी इसकी दिशा, किसकी? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव के दो डेरिवेशन आते हैं।
बहुत बढ़िया डेरिवेशन है, बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से डेरिवेशन है, उनको करेंगे हम कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की अच्छी और निरक्षी स्थिति में, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य स्थिति में, ऊपर नीचे आए दाएं, कैसे भी हम 2 डेरिवेशन करेंगे अभी। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो डेरिवेशन करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या कह सकते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग निकालो, वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी, या कह सकते हैं अनुदैर्ध्य, दोनों से आ सकता है कहीं पे, तभी हम दोनों नाम दे रहे हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति या वैद्युत क्षेत्र की अनुदैर्ध्य स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है भैया? वैद्युत द्विध्रुव अभी हमने बताया आपको, एक ये माइनस क्यू होता है, एक ये प्लस क्यू होता है, और इनके बीच की दूरी 2l होती है। इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसे हमने अभी आपको कुछ अच्छा सा, प्यारा सा, सुंदर सा पढ़ाया था भैया। बीच की दूरी 2l होती है, इसको हम l कर लें, इसको l कर लें, बात तो सेम रहेगी। अच्छी स्थिति में हमने कहा एक बिंदु हमने P ले लिया यहाँ पर, जिसके इससे मध्य बिंदु से दूरी थी R। हमने माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर 2 आवेश -q व +q है, और इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित है। अब देखो भैया, सुनो सुनो, इधर 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 देखो 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 भैया, यहाँ पर ये माइनस प्लस है भैया, ये सदिश राशि है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, मतलब कि परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। भैया परिणाम तो निकालेंगे हम, दिशा की जरूरत पड़ेगी। भैया दिशा निकाल लो, चलो निकालते हैं दिशा। भैया देखो, हमने कहा प्लस क्यू से, प्लस से दूर, तो इसकी दिशा यहाँ पर हो गई E1। हमने मान लिया कि प्लस क्यू से बिंदु P पर जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की वो E1 होगी, और माइनस की ओर मतलब कि Q2 की दिशा इधर होगी E2, इसको हम मान लेते हैं। तो हम पहले लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के द्वारा, भैया माना ना अपने आप लिख लेना, प्लस क्यू आवेश, लेकिन लिखना जरूर बता रहे, प्लस क्यू आवेश के द्वारा P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेते हैं हम। E बराबर, हमने भैया बात की थी आपकी कि किसी आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। कुछ ऐसा लिखा था हमने, कुछ ऐसा लिखा था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर, ऐसा ऐसा होता है, कुछ होता है। अब देखो इसको हम E1 मान लेते हैं, E1 वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का Q रखो, R हमारा देखो यहाँ पे L है, मैं यहाँ पे R है, यहाँ पे इसकी दूरी L है, तो L माइनस R हो जाएगी, L माइनस R हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? हम जो बता दें वही लिख लो, R माइनस L होगी। क्यों? ये दूरी बड़ी है, ये दूरी छोटी है, बड़े से छोटे को घटाते हैं, छोटे से बड़े को घटाते हैं, बताओ? बड़े से छोटे को घटाएंगे, छोटे से बड़े को, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं आएगी भैया, दूरी माइनस में नहीं आएगी, तो बड़े से छोटे को घटाएंगे, r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको डाल लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फिर अगला डालो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे जल्दी से। E2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर, Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पे क्या हम वो लेंगे क्या, माइनस ले लें, ये माइनस का था ना, माइनस ले लें,
ले लेंगे, इतना कूटेंगे सही हो जाओगे। क्यों? देखो यहाँ पे हमने पहले दिशा ले ली है, दिशा ले ली है, तो जब हम दिशा ले चुके होते हैं, हमने ये क्या बताया था, हमने ये डायरेक्शन दिखाता है केवल, तो डायरेक्शन दिखा दी हमने, हम क्या देंगे, कुछ नहीं, दिशा कुछ नहीं, हम परिणामी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। देखो ऐसे यहाँ पे लिखा हमने बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, इसको डालो इक्वेशन नंबर 2, डाल दो E बराबर E1 माइनस का E2, E1 माइनस का E2। भैया दोनों के मान रख दो, फटाफट हल कर देते हैं और आंसर आ जाएगा। देखो E1 की वैल्यू है हमारे पास 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, जो कॉमन है उसको बाहर निकालो, निकालो। तो 1/4πε0 Q भी बाहर निकल आएगा, अंदर क्या बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। कुछ ऐसा ऐसा बचा। जब कुछ ऐसा ऐसा बचा, अब इसको अंदर सॉल्व करते हैं। देखो इसकी इधर गुणा कराते हैं, इसकी इधर गुणा कराते हैं, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? फटाफट करते हैं भैया, देखो फटाफट करेंगे। ई बराबर में Q/4πε0, इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा और खोल देते हैं स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL, यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा है ना, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, हो जाएगा। ये इससे कट गए, ये इससे कट गए, बचा यहाँ पर E बराबर Q/4πε0 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। भैया देखो हमने कहा था कि जो L जो है वो परिमाणिक दूरी है, तो L जो है वो लेस देन R होगी, L जो है वो लेस देन R होगी। अतः L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ने पर, छोड़ दें इसको, चलो छोड़ो, जब हमने इसको छोड़ा तो बचा हमारे पास Q/4πε0 4RL अपॉन में R स्क्वायर, ये तो चलेगा, चलेगा ये जब चले गए तो यहाँ पर इसकी दूरी 4 हुई, सीधे डायरेक्ट लिख दे R⁴ लिख दे, ये R से R कट गए, क्या बचा यहाँ पर हमारे पास बचा Q/4πε0 4R अपॉन में R3। अब इसको एक ढंग से लिख देते हैं, ढंग से कैसे लिखेंगे, E बराबर में 1/4πε, भैया इसको बाहर रख लो, क्यों, इसकी तो वैल्यू होती है 9 × 10⁹, इसको बाहर निकल लो, इसको दे देते हो। और हमने एक फॉर्मूला अभी ताजा पढ़ा है, P बराबर Q × 2L। भैया कुछ ऐसा ऐसा बनाओ कि यहाँ पर P आ जाए, क्यों आ जाए, ये कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव, तो जब नाम है तो इसको आना भी चाहिए वरना गुस्सा हो जाएगा ये। तो देखो हम इसको लिख देते हैं Q × 2L, कुछ हमने गलत लिखा, कुछ नहीं, देखो 2 दूनी 4 कर देंगे वही आ जाएगा, नीचे हम R³ लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा, दिख रहा है, हाँ एक लास्ट लाइन है आ जाएगी। देखो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0, ये क्या बना, लिख दे यहाँ पर, ये बना हमारा P बराबर Q × 2L। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P 2P अपॉन में R³, भैया यही आ गया हमारा आंसर, हैंस प्रूव्ड। इसकी हाईलाइट कराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्या करेंगे हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना था हमें। अच्छी मतलब कि ऐसे, अनुदैर्ध्य ऐसे ले ली हमने कहा ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित है। तो हमने क्या किया भैया, सदिश है तो दिशा भी होगी, क्योंकि जो सदिश होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि परिणाम, और
डायरेक्शन मतलब की दिशा, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लेंगे, डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं, प्लस से दूर, तो P से यहाँ पे दूर हो गई E1 हो गई, इससे माइनस की ओर तो इधर भाग आएंगे, E2 इधर हो गई। ठीक, प्लस की आवेश बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे। क्यों? हमने पढ़ रखा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, कुछ ऐसा ऐसा फॉर्मूला होता है। तो हमने प्लस की आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, कुछ ऐसी आई, ये निकाला, ये आया, फिर हमने परिणामी निकाल दी, E1 से E2 को हमने घटा दिया। क्यों घटाया? देखो, जो विपरीत होंगे वो घट जाएंगे, जो एक ही दिशा में होंगे वो जुड़ जाएंगे। ये विपरीत थे कि एक दिशा में थे? देखो हमने देखा, इनकी दिशा निकाली, एक इधर भाग रहे हैं, एक इधर भाग रहे हैं, तो विपरीत हुए। अगर दोनों इधर जाते या दोनों इधर जाते तो हम क्या करते? दोनों को जोड़ देते। अलग अलग जा रहे थे, हमने क्या किया? घटा दिया। जब हमने घटा दिया, A1 माइनस C2 आया, इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आ गया। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। हाँ जी भैया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, और टॉपिक आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी निरक्षीय स्थिति, मतलब कि अनुप्रस्थ स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। ठीक, चलो हेडिंग लगा लो अब जल्दी से फटाफट, बहुत मजेदार टॉपिक चल रहा है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, या कह सकते हैं अनुप्रस्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, निकालेंगे इसको। चलो निकालते हैं भैया। निरक्षीय समझ लो, हॉरिजेंटल और वर्टिकल होती है, जैसे वही होता है। ठीक, निरक्षीय हमने अच्छी ऐसी होती है उसी के अक्ष में, उसके अक्ष में, अच्छी मतलब उसके अक्ष में, निरक्षीय मतलब निरक्ष में, ऊपर। तो हमें वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर लेनी पड़ेगी या नीचे लेनी पड़ेगी? हम ऊपर लेंगे, ऊपर लेके लगाते हैं। देखो हमने कहा एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसकी दूरी मध्य बिंदु से R है, उसकी दूरी मध्य बिंदु से R है। ठीक, मध्य बिंदु से R है, तो R है तो क्या करेंगे हम भैया देखो, बिंदु P पर हमें प्लस से दूर और माइनस की ओर वाला लफड़ा होता है, वही लफड़ा लगाएंगे हम। प्लस से दूर तो दूर जाएंगी, ऐसे ऐसे चली जाएगी ये, कैसे? ऐसे दूर, तो प्लस से दूर निकाल दें। देखो प्लस से दूर, ऐसे निकलेगी, ये हमारी हो जाएगी E1। माइनस की ओर ये बनेगी और इसकी दिशा E2 इधर होगी। भैया दोनों अलग अलग जा रही हैं, ध्यान दो भैया, ध्यान नहीं दोगे काम नहीं चलेगा भैया। देख लो, ये इसकी दिशा हो जाएगी ऐसी, और इसकी दिशा हो जाएगी ये, हो जाएगी भैया। एक ये दिल्ली जा रहे हैं, एक ये कलकत्ता जा रहे हैं। अब एक ही दिशा में लाना पड़ेगा हमको, नहीं लाना पड़ेगा? बता दो, आप ही बता दो, लाना पड़ेगा कि नहीं? ये लाना पड़ेगा तो लाओ भैया। हम इसके क्या करें भैया? क्या बताओ क्या करें हम? एक ही जुगाड़ बचता है हमारे पास, क्या कर दें? इनको एक ही दिशा में ले आए, इनको एक ही दिशा में ले आए। चलो लेके आते हैं, चलो इनको हम एक ही दिशा में लेके आते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखो उससे पहले देखो, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये बन गया अंडर रूट में, इसका मान हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, L स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हो गया सर। अब देखो अलग से हम प्रैक्टिकल लेते हैं।
हमने कहा ये E1 है, हमने कहा ये E2 है। अगर हमें इसको लाना है यहाँ पर, ये एक ऐसे खींच लिया हमने, और जिससे इससे हमने कोण बनाया, जिससे कोण बना वो कॉस का दूसरा साइन का, याद कर लो भैया, जिससे कोण बना वो कॉस का दूसरा साइन का, जिससे कोण बना वो कॉस का, तो ये इधर आ जाएगा E1 कॉस थीटा, और इधर जिस दूसरा साइन का E1 साइन थीटा, जिससे कोण बना वो कॉस का दूसरा साइन का E2 कॉस थीटा, और यहाँ पर E2 साइन थीटा, जिससे कोण बना वो कॉस का दूसरा साइन का, जिससे कोण बना वो कॉस का दूसरा साइन का। बस यही याद करो और यही लगाते हैं। तो इसकी ये हो गई हमारी E1, जहाँ पर ये हो जाएगा हमारा E1 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा E2 कॉस थीटा। ठीक, अब हम प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के द्वारा P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? देखो तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो E वेक्टर E1 वेक्टर बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? अंडर रूट है, स्क्वायर होगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? देखो माइनस Q आवेश के द्वारा P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। E2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कुछ ऐसा ही बनेगा, दोनों में बनेगा कि नहीं बनेगा बता दो, जल्दी से बता दो भैया, बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा भैया, जरूर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? जरूर बनेगा। अब देखो परिणामी निकालते हैं, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे भैया? देखो परिणामी तीव्रता क्या निकालेंगे भैया? भैया देखो E बराबर क्या हो जाएगा भैया? दोनों एक ही दिशा में है कि नहीं? एक ही दिशा में, तो जोड़ देते हैं, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो भैया E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा बताओ भैया? क्योंकि ये तो E1 है, हमने यहाँ पर निकालनी E1 कॉस थीटा प्लस E2 साइन थीटा। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। है कि नहीं बता दो जल्दी से, है कि नहीं? सेम है, दो ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल सर, सही है, बिल्कुल सर। तो हम भैया इसको 1 डाल दें, इसको 2 डाल दें, और इसको 3 डाल दें। भैया ये कॉस थीटा पंगा कर रहा है, अब क्या करते हैं हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। कॉस थीटा बराबर जल्दी बताओ, लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला पढ़ा है सबने भैया? लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण आया कॉस थीटा बराबर, तो देखो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारा किसी की भी एक निकाल लेते हैं L, और कर्ण है हमारा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वैल्यू आई कि नहीं आई? अब इस वैल्यू को उठा के इस समीकरण में रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो रखते हैं, चूंकि करके लगाया हमने, और यहाँ पर देखो लगाते हैं, तो E बराबर 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? ये 3/2 हो जाएगी कि नहीं? सही लिखा हमने कि नहीं? पक्का सही है ना? P बन जाएगा ऊपर वाला,
और भैया यहाँ पे लिख देते हैं एल बहुत छोटा है, छोटा है, छोटा है, एल इज लेस देन आर, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यूब, हेंस प्रूव्ड। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया कि नहीं भाई? आ गया हो जल्दी। भैया जो हाँ जी, 2 टॉपिक रह गए उसको भी खत्म करते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कैसे निकाली, हमने अच्छी स्थिति में निकाल दी, निरक्षी में निकाल दी। अब किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं इसको समझिए। हेडिंग लगा लो, वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया ये भी टॉपिक बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए हम किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। हमने अक्ष पे निकाली, मतलब एक ये से विद्युत द्विध्रुव था, हमने इसी की अक्ष पे निकाल दी। फिर हमने क्या किया, ये एक विद्युत द्विध्रुव था ऐसे, हमने उसकी निरक्ष पे निकाली। निरक्ष पे मतलब कैसे निकाली देखते हैं। देखिए जैसे ये इसकी अक्ष हो गई, ये इसकी अक्ष हो गई, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, हमने इसके निरक्ष पर निकाल दी थी, निकाली थी कि नहीं, पक्का। अब कैसे निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, किसी भी स्थिति में अब हम मानेंगे कि ये जो बिंदु है वो या यहाँ पर है, या यहाँ पर है, या नीचे है, या इधर है। तो हम पहले इधर मानकर लगाएंगे कि हमने माना एक बिंदु जो है वो वैद्युत द्विध्रुव की इधर यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको देखते हैं, देखो समझो सुनो। हमने कहा ये एक आवेश वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q, ठीक। इसका एक ये मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से P r दूरी पर एक बिंदु Q रखा है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है, ठीक है। अब देखो ये इस बिंदु P से कोण बनाता है जिसको हमने मान दे दिया, इसको नाम है थीटा। तो देखिए अब इसकी अगर हमें दूरी निकालनी तो कैसे निकालेंगे भैया, क्या करेंगे, वेरिएबल मानते हैं हम, जिससे कोण बना वो कॉस का दूसरा साइन का, जिससे कोण बना वो कॉस का दूसरा साइन का। तो देखो ये कोण इधर बन रहा है, जिससे कोण बना वो कॉस का P cos थीटा, और दूसरा साइन का P sin थीटा। अंडरस्टैंड, बट अंडरस्टैंड। देखिए अब यहाँ पर एक विद्युत +q आवेश से एक अच्छी स्थिति में हमने मानी ये, और निरक्षी स्थिति में मानी ये, और एक बिल्कुल सीधे ये जा रही है E, इसका मेन। तो ये थोड़ा छोटा बन गया, इसको भी बड़ा कर देते हैं, ये E1 हमने मानी कि जो E1 है वो इसकी बिंदु Q के अक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये E2 जो है इसके निरक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये जो E है ये दोनों की परिणामी तीव्रता है। तो देखो कैसे निकालते हैं हम, पहले बिंदु Q पर अच्छी स्थिति में
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है अच्छी स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब पढ़ रखा है। ये देखो अक्ष में है, ये अक्ष में होगी, अक्ष में क्योंकि भैया देखो इसको पीछे बढ़ा लो, इसको ऐसे पीछे बढ़ाओ, ऐसे आगे जा रही है और इसको पीछे बढ़ाओ, ये पीछे जाएगी, ये अक्ष में हो जाएगी, अक्ष में तो E1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, लेकिन इधर तो cos थीटा है 2p cos थीटा अपॉन में r क्यूब। इसको डाल लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर डालो बिंदु Q पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी? देखो E2 होगी, इसको कहते हैं E2। E2 कैसे निकालेंगे? E2 मतलब E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे हो जाएगी, और यहाँ पर P साइन थीटा हो जाएगी, P अपॉन R क्यूब होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? जरूर लग जाएगा सर। ठीक है, अब देखिए परिणामी बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे? देखो परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? परिणामी तीव्रता का भैया हमने एक फॉर्मूला दे रखा है, देखो 90 बनना है, 90 बनाने के लिए बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, हम लगा देते हैं E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, ऐसा कुछ फॉर्मूला लगा दें तो इंटीग्रेशन बता रहे हैं, अंडर रूट E1 स्क्वायर ये हो जाएगा, चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री से अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगा, E बराबर, तो E बराबर इसके मान रख दो, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन में r क्यूब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन में r क्यूब, इसका स्क्वायर इसका 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका स्क्वायर इसका 1/2, देखो बाहर निकल आएगा, दिख रहा है? देखिए हो जाएगा, देखो बाहर निकल आएगा, देखो यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल आएगा, ये जब निकलेगा यहाँ पर से 1 निकलेगा, यहाँ पर से 2, यहाँ पर 2 1 निकलेगा, 1/2 पावर है कट जाएगी, तो यहाँ पर सीधे बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r क्यूब, ये निकलेगा बाहर, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 2 cos थीटा बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा लिख दें इसको, प्लस इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दें कि पावर 1/2, हमें साइन को गायब करना है, साइन को गायब करो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r क्यूब ऐसे रखो, हम 4 cos थीटा को लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 की पावर 1/2, यही हमारा आंसर है, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, ठीक है, स्क्रीनशॉट फॉर डेट, आगे बढ़े, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसका एक और टॉपिक, मतलब ये जो हमने यहाँ पर ये बनाया, तो यहाँ पर एक कोण बना होगा कि नहीं? देखो ऐसे बना होगा कुछ, तो यहाँ पे हमने कोण माना फाई, तो हम निकालें अगर ये tan फाई, इन दोनों के बीच का कोण बनाने, तो tan फाई बराबर E2 अपॉन में E1 हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो E2 हमारा क्या है साइन थीटा अपॉन, अरे मान रख दो ना सीधे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 cos थीटा,
तो tan फाई बराबर आ जाएगा 1/2 tan थीटा। ये थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक, अब जल्दी से ले लो क्या स्क्रीनशॉट। हाँ जी, हाँ जी भैया, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र। भैया बल आघूर्ण सबने पढ़ा होगा भैया, इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो भैया लिखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र हम भैया फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। हमने भैया कहा था एक समान वैद्युत क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें जो वैद्युत बल रेखाएं हों वो एक दूसरे के समांतर हों। माफ कीजिएगा, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं और बीच की दूरी जो होती है वो बराबर होती है। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं और बीच की दूरी जो होती है वो भी बराबर होती है। देखो ऐसे बन नहीं रहा था मजे से थोड़ा। देखो हाँ अब ठीक है। देखो ये क्या है, हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्यों? ये वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं और बीच की दूरी समान है, बीच की दूरी समान है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश रखे हों, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश रखे हों, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलो देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखो 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 भैया, हमने माना एक ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है, वैद्युत द्विध्रुव का एक हिस्सा यहाँ पर रखा है और एक हिस्सा यहाँ पर रखा है। सही से बना देते हैं, अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा। ठीक, अब देखो भैया, ये एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है और ये एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। जो भैया क्या हो रहा है, वो एक ये इधर जा रहा है और एक भैया ये इधर जा रहा है। अब ये सर ये चलेंगे कैसे? ये चलेंगे क्यों? ये चलेंगे क्यों? देखो, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव के निकाय को रखा जाता है तो उस पर दो बराबर और विपरीत बल लगते हैं। तो उस पर दो बराबर और विपरीत बल लगते हैं जिसके कारण ये बलयुग्म जो है वो घूमने लगता है। जो बराबर और विपरीत और समांतर बल कार्य करते हैं, बराबर विपरीत और समांतर बल कार्य करते हैं, जो इस बलयुग्म को इस वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में घूमने में सहायक होते हैं। ठीक है, चित्र बना लो। ठीक, इस बलयुग्म के कारण ही जो एक समान वैद्युत ध्रुव जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में घूमने लगता है। भैया हमने इसको मान लिया τ1, इस पे जो बलयुग्म लग रहा है इसको हमने τ1 मान लिया, ये इधर जा रहा है इसको हमने बलयुग्म मान लिया τ2। ठीक है, अब यहाँ से भैया देखो, इसकी दूरी यहाँ से हमने मान ली ये L है और यहाँ से मान ली ये L है, ये 2L होती है।
अरे सर ये क्या कर रहे हैं भैया, देखो समझो तो पता चलेगा, देखोगे समझोगे तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा भैया। भैया देखो देखो, जिससे कोण बना वो कॉस का, इधर वाला कॉस का हो जाएगा, ये हो जाएगा एल साइन थीटा, ये कॉस का हो जाएगा, जिससे कोण बना वो कॉस का, दूसरा साइन का एल साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी से बता दो मुझको, जल्दी से बता दो फिर आगे बढ़े हम। भैया प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल जो होता है F बराबर क्यू ही होता है। प्रत्येक आवेश पर, प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्यू ई होता है, F बराबर क्यू ई होता है। ई भैया हमने छोटा बना दिया, ये बहुत गलत काम किया। क्यों? छोटा ही इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करेगा, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। क्यों भैया, कैसे पता चला? देखो E बराबर F बटे क्यू नॉट होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब क्यू होती है, तो F बराबर क्यू ई हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, हो गया कि नहीं? ठीक। प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल जो है वो F बराबर क्यू ई होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले परिवर्तन बल आघूर्ण, देखो परिवर्तन कैसे, देखो एक टाउ उधर लग रहा है, एक टाउ इधर, तो कुल निकालेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिवर्तन बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिवर्तन बल आघूर्ण, टाउ बराबर टाउ वन प्लस टाउ टू हो जाएगा, टाउ बराबर टाउ वन प्लस टाउ टू हो जाएगा। तो टाउ बराबर F1 D1 प्लस F2 D2 हो जाएगा। तो टाउ एंगुलर मोमेंटम को सुना है? नहीं सुना ना, तो हम सुनाएंगे, ये रुक जाइए। एफ क्यू ई है, दोनों का बल तो एक ही लगेगा भैया, एक समान। हमने क्या कहा था? एक समान और बराबर और विपरीत बल लगते हैं, एक समान लगते हैं, बराबर लगते हैं और विपरीत लगते हैं। तो भैया जब बराबर है विपरीत है तो यहाँ पर क्यू बराबर है, तो क्यू ई यहाँ पर हो जाएगा, प्लस क्यू ई यहाँ पर भी तो हो जाएगा। डी है इंटू एल साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी एल साइन थीटा हो जाएगा। तो टाउ बराबर 2QEL साइन थीटा हो जाएगा। तो टाउ बराबर Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा लिख दो, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा हो जाएगा। यही बड़ा आंसर आ गया हमारा, यही भैया हमारा आंसर आ गया। टाउ बराबर PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा, यही हमारा आंसर है, यही भैया हमारा आंसर है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब भैया वेक्टर फॉर्म में लिख लो इसको। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे P क्रॉस E, ये एक सदिश राशि होती है, तो सदिश रूप में लिख दो इसको, सदिश रूप में। सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? सदिश रूप में टाउ बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हो जाएगा। ठीक। अब मैक्सिमम और मिनिमम पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है टाउ मैक्सिमम क्या होता है, टाउ मिनिमम क्या होता है, तो इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं, नोट करके लिख दो, नोट फॉर टाउ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री करेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, टाउ बराबर PE हो जाएगा। ठीक है। फॉर टाउ मिनिमम यहाँ पे निकाल लो, फॉर टाउ मिनिमम, फॉर टाउ मिनिमम निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 0, साइन 0 0, साइन 0 0, तो टाउ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अब भैया हमने कैसे माना, हमने कैसे किया? हमने क्यों इसको 90 माना, क्यों इसको हमने 0 माना? तो देखो देखो देखो, अगर वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है वो अगर लंबवत रखा है, लंबवत रखा है, वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा है, तो उस पर हम 90 डिग्री लगाएंगे। अगर वैद्युत द्विध्रुव में वो जो
वैद्युत द्विध्रुव जो है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, वो उसके समांतर है, वो उसके समांतर देखो इसकी दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की इधर होगी। देखो जब समांतर होगा तो 0 डिग्री होगा, उस पे कोई कोण नहीं बनेगा, और जब लंबवत होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर में नए धमाकेदार चैप्टर के साथ, जिसको कहते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। फ्लक्स के बारे में हम जानेंगे, फ्लक्स क्या होता है, वो अगला चैप्टर होगा, एक नया चैप्टर होगा। क्रांति सीरीज में एक नई क्रांति आएगी, एक नया रेवोल्यूशन आएगा गॉस की प्रमेय से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम गॉस की प्रमेय के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।